हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंट, नॉन कंडक्टिंग, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़ा है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड पढ़ चुके हैं हम इसमें। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, और लुईस रिप्रेजेंटेशन से हमने मेथड्स निकाले थे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइटिंग द इलेक्ट्रॉन स्केलेटन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मल चार्ज एंड इट्स कैलकुलेशन। हमें पता है जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है और इसके जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो एक चेंज कैरी करते हैं, ये चार्ज कैरी करते हैं और किसी पर्पज़ के लिए ये यूज़फुल भी होता है। फॉर्मल चार्जेस टू इंडिविजुअल एटम, जैसे कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए बन सके। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, अब सिंपली हम उसको सिंपल डिफाइन कैसे करते हैं। फॉर्मल चार्ज एक डिफरेंस होता है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। आइसोलेटेड एटम्स के लिए जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो वाले, और दूसरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एटम्स को असाइन किए जाएँ लुईस स्ट्रक्चर में, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसको जब हम लिखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, तो इज इक्वल टू आता है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, तो उसमें से माइनस करते हैं हाफ करके, जितना भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हाफ से 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं अनशेयर्ड। तो हमारा फॉर्मल चार्ज जो आता है दैट वुड बी इक्वल टू वी माइनस हाफ एस माइनस एल। जो वी होता है वो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस जो होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल जो होता है वो अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अगर हम इस पर मतलब कैलकुलेट करना है हमें फॉर्मल चार्ज सल्फ़र के ऊपर HSO4 नेगेटिव में, मतलब हाइड्रोसल्फाइड आयन्स पे हमें S पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। S जो है वो सराउंडेड होगा 4 टाइम्स O से, तो जो O के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2-2 के पेयर में वो सब उससे सराउंडेड होंगे और हाइड्रोजन उनसे अटैच होगा। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे 6, तो V की वैल्यू आएगी इसमें 6। और जो S हम लेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो S अगर जो S होता है सल्फ़र वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो हाफ इंटू 8 होगा, और इसमें कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रहेगी 0। तो 6 माइनस 8/2 वुड बी इक्वल टू 2। ऐसे ही हम इसमें फॉर्मल चार्ज O3 में O का निकाल सकते हैं, HClO4 में Cl का निकाल सकते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल चार्ज, जो मेन एडवांटेज जो होता है कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, वो होता है कि हमें आइडिया मिल जाए स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का। जो डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर होते हैं कंपाउंड के, जिनकी स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होते हैं एटम्स के ऊपर, वो लोवेस्ट एनर्जी रखते हैं और इसीलिए वो मैक्सिमम स्टेबल भी होते हैं। अब जो ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था उसकी लिमिटेशंस क्या होते हैं। ऑक्टेट रूल एक सक्सेसफुल रहा था सबके लिए, किस चीज़ में, वैलेंसीज़ को एक्सप्लेन करने में। जो लार्ज नंबर के एलिमेंट्स थे उनकी वैलेंसीज़ को तो एक्सप्लेन कर पाया था, बट किस चीज़ में फ़ेल हो गया था ये, मैं जितने भी स्ट्रक्चर थे, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, उसमें से काफ़ियों को तो इसने एक्सप्लेन कर दिया था, बट कुछ एक स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए इसके कुछ लिमिटेशंस आई थी। जिसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर ना करने के लिए कमी रह जाए कहीं पे, तो उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम बोल दिया जाता है। तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होती है। ऑक्टेट रूल के बेस पे जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के, 2 के, 13 के, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उनका जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन से लेस होता है उनके वैलेंस सेल में। जब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और वो ऑक्टेट भी नहीं बना पाएंगे म्यूचुअल शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करके वो ऑक्टेट भी नहीं बना पाएंगे, और इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी नहीं बना पाते। इनके कुछ एग्जांपल होते हैं लिथियम क्लोराइड LiCl, बैरियम फ्लोराइड BeF2, BCl3, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, जैसे कि PCl5,
SF6, IF7 ये कैसे बनते हैं। जो ऑक्टेट रूल होता है, अगर PF5 के केस में देखा तो वॉयलेट होता है ऑक्टेट रूल हमारा जो होता है, SF6 और IF7 के केस में भी। इनमें क्या होता है, सेंट्रल एटम जो होता है उनके 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं वैलेंस शेल में। जिनके 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो वैलेंस शेल में, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। अब अगर PCl5 का हम स्ट्रक्चर देखें तो P के आसपास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 8 से ज़्यादा होते हैं, और जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए मतलब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो वॉयलेट कर देता है ऑक्टेट रूल को। तो ये फॉर्मेशन होता है सुपर ऑक्टेट। ऑक्टेट से ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। ऑक्टेट रूल जो होता है वो स्पेस पे भी बेस करता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, बट कुछ रिसर्चेस ने शो किया है कि जो कुछ एक नोबल गैसेस जैसे कि Xe ज़ीनॉन या फिर क्रिप्टॉन Kr, ये क्या होती हैं, ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेती। बॉन्डिंग के अंदर कोई भी हिस्सा इनका नहीं होता, और ना ही ये कुछ मतलब कंपाउंड बनाने में ये सिर्फ अलग से रहती हैं। फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ कंपाउंड बना सकती हैं ये सिर्फ, जैसे ज़ीनॉन फ्लोराइड बना देती हैं तो XeF2 बन जाता है, XeF4 बन जाता है। ऑक्सीजन के साथ भी बनाती हैं ऐसे ही, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ XeOF2, XeOF4। फोर्थ जो है हमारा दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एटम्स के आसपास। कुछ एग्जांपल जो होते हैं उसका वो होता है NO, NO2। NO में क्या होता है, 2 पेयर हो जाते हैं बीच में, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर बना लेते हैं NO के बीच में। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं तो उसमें से 2 ही इसके साथ पेयर कर लेता है, और इसके बाकी इसके बच जाते हैं 4। ऐसे ही नाइट्रोजन के भी जो 5 होते हैं उसमें से 2 बन जाते हैं पेयर में, और 3 इसके ऐसे ही बच जाते हैं। फिफ्थ, ऐसे ही हम NO2 का भी कर सकते हैं, NO और NO2 दोनों का ही हम कर सकते हैं इजीली। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट एनर्जी चेंज। इन सब जो एक्सेप्शंस हमने की, इन सब के अलावा जैसे हमने देखा कि सुपर ऑक्टेट बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं ज़ीनॉन के, इन सब के अलावा भी इसकी एक लिमिटेशन आई, वो थी कि एनर्जी चेंजेस जो आते हैं हमारे रिएक्शन के दौरान या फिर किसी भी कंपाउंड बनने के टाइम पे, जितने भी एनर्जी चेंजेस आते हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो ऑक्टेट रूल होता है वो इतना एबल ही नहीं होता कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी की प्रेडिक्शन है वो इजीली कर पाए। तो वो अनप्रेडिक्टेबल रह जाती है हमारे पास, जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल रह जाते हैं, हम उनको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको आज के टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।